हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू शेड प्लस अगेन। और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त कपिल सर। और आज आपके लिए मैं लेके आया हूं बोर्ड की बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज, क्योंकि यह बच्चों बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले हैं पास, तभी तो शेड लेके आया है आपके लिए कुछ खास। खास क्या है? शेड बोर्ड बूस्टर सीरीज, जिसमें आपको मिलने वाले इतने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे आपको यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे बाय सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज कह ले हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी हमने एक इंपॉर्टेंट सीरीज को आपके लिए लेके आए हैं, और इसको आप अच्छे से अपने लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप तो आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और बोर्ड में बहुत कम टाइम बचा है गाइस, तो अपनी पढ़ाई पे फोकस रखना, कहीं और पे नहीं। चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट सीरीज। ठीक है, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड एल्युमिनियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। गाइस आपको ये रिएक्शन कुछ सुनी सुनी लग रही है बच्चों? ठीक है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, एक रिएक्शन पढ़ी होगी आपने, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या सिखाया था उसमें कि जब आपका दो एक्वस सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट करते हैं तो वहां पे एक आपका इनसॉल्युबल फॉर्म तैयार होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट। और डबल डिस्प्लेसमेंट को पहचानने के लिए मैंने तीन तरह के मेथड बताए थे, जिसमें आपको आयन एक्सचेंज मेथड बताया था मैंने, फिर मैंने आपको बताया था गैस फॉर्मिंग, और तीसरा मैंने बताया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो गाइस अब यहां बात करते हैं हम लोग फर्स्ट पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल सी बात है सर, BaCl2 होता है। वेरी गुड। और एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत अच्छा, एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 का होल थ्राइस। इसको रिएक्शन कराया तो लाइफ सिंगल वाला क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे बनेगा बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, बेरहम सल्फेट नहीं, बेरियम सल्फेट, प्लस आपका यहाँ पे बनेगा क्या? एल्युमिनियम क्लोराइड। अब देखो ये आपकी वर्ड इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये वर्ड इक्वेशन का सॉल्यूशन है, बट ये इक्वेशन जो है बैलेंस नहीं है। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक बेरियम है, यहाँ भी एक बेरियम है, बट यहाँ पे दो क्लोरीन है, यहाँ पे तीन क्लोरीन है, तो रिएक्शन बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के लिए आपके पास हीट एंड ट्रायल मेथड है, तो खटाखट हम लोग उसको बैलेंस करते हैं। कैसे होगा? सिंपल सी बात है, यहाँ पे दो क्लोरीन है, ठीक है, यहाँ पे तीन क्लोरीन है, यहाँ पे तीन सल्फेट है, यहाँ पे एक सल्फेट है, तो फटाफट मैंने क्या किया? ऑड एंड इवन मेथड। जिनको ऑड एंड इवन मेथड याद होगा, हमेशा ऑड एंड इवन पहचानो, वहां से रिएक्शन को बैलेंस करो। तीन से मल्टीप्लाई किया, तीन से मल्टीप्लाई किया, आपका सल्फेट बैलेंस हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई किया, आपका एल्युमिनियम बैलेंस हो गया। ठीक है, लेकिन अभी भी बैलेंस क्या नहीं है? क्लोरीन। क्लोरीन के साथ साथ क्या बैलेंस नहीं है? बेरियम। ठीक है, तो यहाँ पे तीन से मल्टीप्लाई करो, देखो रिएक्शन बैलेंस हो गई, और ये आपका बना क्या? इनसॉल्युबल फॉर्म ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है भैया। ठीक है, चलो तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, इन सेकंड पार्ट की ओर। एल्युमिनियम मेटल्स रिएक्ट विद द स्टीम टू गिव एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये कौन सी रिएक्शन है यार? सिंपल सी बात बताओ, कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट है? पक्का डिस्प्लेसमेंट है? हाँ बिल्कुल सही, डिस्प्लेसमेंट है। कैसे सर? एल्युमिनियम ने पानी के साथ रिएक्शन कराया, पानी के साथ रिएक्शन कराया, यहां पे क्या बनाया? एल्युमिनियम ऑक्साइड, और प्लस कौन सी गैस निकाली? हाइड्रोजन। अच्छा, आपके मन में सवाल कि सर ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बना है, ये वाटर है, लेकिन यहाँ पे सर आपने तो स्टीम दिया हुआ है और आपने लिखा H2O है। गाइस H2O जो स्टीम जो होता है वो वाटर का वेपर फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने रख दिया। अब इसको बैलेंस करना है, बहुत ही आसान है। दो से मल्टीप्लाई इधर करोगे और तीन से मल्टीप्लाई इधर करोगे, क्या रिएक्शन तुम्हारी बैलेंस हो जाएगी? चेक करो जल्दी से, क्या रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी? बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी। चलिए अभी आपको अच्छी बात बताते हैं इसके बारे में। किसके बारे में? इसके बारे में, एल्युमिनियम ऑक्साइड। गाइस एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है नेचर में एम्फोटेरिक होता है। अब कहोगे सर एम्फोटेरिक क्या होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो नेचर में एसिड एज वेल एज बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं। जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर सके उन्हें बेटा हम लोग क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो आई होप सो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके दिमाग में बैठ गया होगा, लेकिन अभी इसमें एक गलती है। गलती क्या है? आपको स्टेट मेंशन करना अनिवार्य है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन लिखना, रिएक्शन को बैलेंस करना, लास्ट में स्टेट को मेंशन जरूर करना। अगर मेंशन नहीं किया तो समझ लो फिर आपके क्वेश्चन की सारी मेहनत बेकार है। वहां से हो सकता है स्टेप मार्किंग में आपके हाफ मार्क्स कट जाए। ठीक है, तो रिएक्शन को बैलेंस करते वक्त में, बैलेंस करने के बाद ठीक है आपको क्या करना है? स्टेट को मेंशन करना है। जैसे आप देखो यहाँ पे सॉलिड हो गया, सॉरी यहाँ पे आपका एक्वस हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका ये एक्वस हो गया, ये क्या बना आपका? सॉलिड, और ये क्या बना आपका? एक्वस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मतलब स्टेट को मेंशन करना जरूरी होता है ताकि रिएक्शन पूरी कंप्लीट लगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़े।
अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? ओके, अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द चेंज ऑब्जर्व आफ्टर हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल। यार ये क्वेश्चन तुमने कितनी बार किया है, कितनी बार किया है, 2024 में चिल्ला चिल्ला के आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है यार, सिंपल सी बात है, कह रहा है फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं क्रिस्टल को, अच्छा क्रिस्टल मतलब FeSO4.7H2O। गाइस देखो ये आपका होता है ग्रीन कलर का क्रिस्टल, ठीक है, ग्रीन कलर का क्रिस्टल। तो सबसे पहले इसे हम लोग ग्रीन विट्रॉल भी कहते हैं, विट्रॉल भी कहते हैं, मैं बता दे रहा हूं आपको, ठीक है, ताकि आपको याद रहेगा, विट्रॉल भी कहते हैं। तो ग्रीन विट्रॉल को हम स्ट्रांगली पहले हीट करेंगे और वहां से वाटर के मॉलिक्यूल उड़ा देंगे। बचे क्या मेरे पास में? FeSO4 जो कि ग्रीन कलर का कंपाउंड बचेगा, है ना। तो ग्रीन कलर का कंपाउंड बचेगा जिसको आप अगले स्टेप में, जब अगले स्टेप में वापस से स्ट्रांगली हीट करते हो तो बनता है हमारा क्या? फेरिक ऑक्साइड प्लस यहां पे सफोकेटिंग गैसेस मिक्सचर बनती है। ये क्वेश्चन आपने सुना होगा कि भैया जब ग्रीन कलर के कंपाउंड को, एक कंपाउंड एक्स है, उसको स्ट्रांगली हीट किया, वहां से सफोकेटिंग गैसेस मिक्सचर निकल रही है। तो सफोकेटिंग गैसेस मिक्सचर कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सफोकेटिंग गैसेस होती है। साथ ही साथ ब्राउन कलर का कंपाउंड बनता है, ब्राउन कलर का कंपाउंड बनता है सर, ब्राउन कलर कंपाउंड बनता है कौन? Fe2O3। ये आपका ब्राउन कलर का, ठीक है, ब्राउन कलर का क्या बनता है? कंपाउंड बनता है, यानी सॉलिड बन जाता है जब आप किसको? फेरस सल्फेट, क्रिस्टल को नहीं, कंपाउंड को, ग्रीन कलर के, जो ग्रीन विट्रोल अलग होता है, विट्रोल अलग होता है, ग्रीन कलर कंपाउंड FeSO4 अलग है, ठीक है। तो इसको जब स्ट्रांगली हीट करेंगे तो बनेगा क्या? हमारा फेरिक ऑक्साइड प्लस क्या बनेगा? सफोकेटिंग गैसियस मिक्सचर बनेगा। तो ये है सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो कि आपके सामने दे रखा था। पहले क्वेश्चन में क्या होगा जब उसको आप हीट करोगे? सर हीट करोगे वाटर मॉलिक्यूल्स वहां से इवापोरेट हो जाएंगे, मतलब एस्केप कर जाएंगे। दूसरा पॉइंट था कि अगर आपने इसको वापस से हीट किया तो वहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो प्रोडक्ट बनेगा आपका क्या? ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड प्लस सफोकेटिंग गैसेस मिक्सचर बनेगा जो कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये 2024 का सवाल है जिसके सामने आपका मैंने ये देखा हुआ सॉल्यूशन दिया है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरा एक आपसे सवाल है, इस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं? कौन सी रिएक्शन कहते हैं बताओ? डिकम्पोजिशन, बिल्कुल सही बात सर, डिकम्पोजिशन। यहां पे जो रिएक्शन है उसका नेचर क्या है? डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन में भी कौन सी रिएक्शन है भैया? तीन तरह की होती है डिकम्पोजिशन, थर्मल होती है, इलेक्ट्रोलाइज होती है और फोटोलिटिक होती है। सर ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। कौन सी रिएक्शन है? थर्मल डिकम्पोजिशन है, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन बेसिकली आपको एमसीक्यू में देखने को मिल सकता है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें कह रहा है कि व्हाइल इलेक्ट्रोलाइजिंग ऑफ वाटर, ठीक है, बिफोर पासिंग द करंट सम ड्रॉप ऑफ एन एसिड एडेड वाई। अच्छा, उन्होंने बोला कि हम एसिड को क्यों ऐड करते हैं इलेक्ट्रोलाइज करने से पहले। देखो सिंपल सी बात है, जब आप एसिड में वाटर को ऐड करते हो, अच्छा एसिड में वाटर की वाटर में एसिड, ये भी बहुत बड़ा सवाल होता है, ठीक है। एसिड में वाटर की वाटर में एसिड, ठीक है। तो भैया वाटर में एसिड, तो वाटर में एसिड जब आप ऐड करते हो तो होता क्या है कि वहां से वो आयनाइज हो जाता है, और जब वो आयनाइज हो जाता है तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है द गुड कंडक्टिविटी, उसको वो शो करता है। तो जब भी आप इलेक्ट्रोलाइज करते हो तो यहां पे करंट पास करने से पहले हम कुछ ड्रॉप वाटर में एसिड की ऐड कर देते हैं, जिससे क्या होता है? वो आयनाइज हो जाता है और करंट की स्मूथनेस क्या होती है? और इंक्रीज कर जाती है। ये है आपके पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक। दूसरा है नेम द गैस लिबरेट एट कैथोड एंड एनोड। यार देखो सिंपल सी बात है, अब मैं यार अगर मैं कहूं कि वाटर को तुम इलेक्ट्रोलाइज करोगे तो क्या बनेगा, ठीक है। वाटर को तुम अगर इलेक्ट्रोलाइज करो तो क्या बनेगा? यार सिंपल सी बात है सर, मैं कहूंगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बननी चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। जहां पे हाइड्रोजन जो आपकी बनेगी वो कहां बनेगी? वो बनेगी आपकी कैथोड पे, C फॉर कैथोड, ठीक है, ओके। और ऑक्सीजन गैस कहां जाएगी? आपकी एनोड पे। तो जब भी आप वाटर का इलेक्ट्रोलाइज कराते हो, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं, ठीक है, तो वहां पे वाटर डिकम्पोज होने के बाद हाइड्रोजन गैस निकालता है कैथोड पे, ये कैथोड, और ऑक्सीजन गैस कहां निकलती है? आपकी एनोड पे, ठीक है। तो ये सेकेंड हो गया। उसके बाद राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द एनोड एंड कैथोड। भैया ये बताओ कैथोड एनोड पे जो हाइड्रोजन ऑक्साइड निकाला है उसका वॉल्यूम क्या है? अब यार सिंपल सी बात है, अगर आपने क्लास 9th में लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास पढ़ा होगा तो यार यहाँ पे बताओ 2H2O, ठीक है,
गिव्स 2H2 प्लस O2। अच्छा, H2 यहाँ पे 1 मोल था, अब यहाँ पे 2 है, तो यार ये 2 मोल हो गया। ऑक्सीजन कितना दिख रहा है? 1 मोल, तो इसका रेशियो कितना बन गया? 1। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब वाटर डिकम्पोज होता है तो 2:1 वॉल्यूम, ठीक है, क्रिएट करता है कैथोड और एनोड पे, ठीक है, 2:1 वॉल्यूम, वही आपका दे रखा है। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट एनोड एंड कैथोड, मैंने कैथोड, ये रेशियो किसका है? कैथोड टू एनोड, याद रखना, कैथोड टू एनोड, एनोड, ठीक है। और ये जो रेशियो लिख रहा है 1:2, ये किसका है बेटा? ये है एनोड टू कैथोड, ठीक है। तो बस आपको उल्टा दे रखा है, 2:1 बोले 1:2 बोले, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 3 का इंपॉर्टेंट सोल्यूशन, याद रखना। और ये किस रिएक्शन का पार्ट है? ये है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो ये आपके चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशन के क्वेश्चन, जो कि मतलब बार बार घुमा फिरा के क्या हो ना, आपसे पूछते रहते हैं, ठीक है। अभी और भी क्वेश्चन आपको मैं दिखाऊंगा, बट ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से नोट कर लेना है, मतलब इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक। यार ये क्वेश्चन का सोल्यूशन तो भाई वीडियो पॉज करके तुम पहले कर लो, वीडियो पॉज करके 2 मिनट कर लो, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आसान क्यों है? ठीक है, कह रहा व्हाट हैपन व्हेन लेड नाइट्रेट डायरेक्टली हीटेड ओवर द फ्लेम। अरे भैया बोल रहा लेड नाइट्रेट को, लेड नाइट्रेट फॉर्मूला क्या होता है? PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको जब स्ट्रांगली हीट करते हैं तो क्या होता है? सभी को पता है सर, लेड ऑक्साइड बनता है, प्लस ब्राउन फ्यूम के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और प्लस ऑक्सीजन गैस, ठीक है। ये तो आपका होता है भाई, प्रोडक्ट यही बनता है ना। लेड नाइट्रेट को स्ट्रांगली हीट किया तो लेड ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना, ऑक्सीजन गैस। ये आपकी ब्राउन फ्यूम्स होती है, ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन फ्यूम्स होती हैं, ठीक है गाइस। तो ब्राउन फ्यूम्स हो गई आपकी, ठीक। और ये आपका लेड ऑक्साइड बन गया। अभी रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए मैं आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने को बोलूंगा, यहाँ पे आपका 2 से मल्टीप्लाई करने को बोलो। बस ऑड एंड इवन ध्यान रखना, जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको याद होगा, ठीक है। 4NO2 और प्लस यहाँ पे आपके सामने ऑक्सीजन, तो ये आपकी रिएक्शन क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। ये आपकी स्टेट लिख दो, सॉलिड, सॉलिड, ये आपका गैस, ये आपका गैस, ठीक है। ये येलो कलर का क्रिस्टल बन जाता है, येलो, है ना, येलो, ठीक, येलो, ठीक। तो आपका हो गया। अब सिंपल बात, पहले क्वेश्चन का आंसर आपका ये है कि लेड नाइट्रेट को अगर स्ट्रांगली हीट करोगे तो लेड ऑक्साइड बनेगा, ब्राउन कलर की फ्यूम्स प्रोड्यूस होंगी, किस, कौन सी गैस में? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, प्लस आपका ऑक्सीजन गैस निकलेगा। अगला क्वेश्चन, वाटर इज एडेड टू द क्विक लाइम। क्विक लाइम का फॉर्मूला CaO, ये आपका क्विक लाइम होता है गाइस, क्विक लाइम, क्विक लाइम, क्विक लाइम, क्विक लाइम आपका हो गया, ठीक। प्लस इसको आप कैसे रिएक्शन करा रहे हो? वाटर के साथ में, ठीक है। तो वाटर के साथ में रिएक्शन कराओगे, ये थोड़ा सा ये गलत हो गया, क्विक लाइम, वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा? फटाफट जल्दी से बनेगा क्या आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब सिंपल बात है, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन कराया, वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, ये कौन सी रिएक्शन है? ये किस टाइप की रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि सर कैल्शियम ऑक्साइड आपका वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बना रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। जैसे बहुत लोग को ये होगा कि सर हमने कहीं सॉलिड पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो भी सही है, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि भैया क्विक लाइम को जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो कि एक्वस सॉल्यूशन होता है। और यहाँ पे ढेर सारी हीट क्या होती है? इवॉल्व होती है। ये हीट का सिंबल है, ठीक है, इवॉल्व होती है, इसको ध्यान रखिएगा। स्टेट आप लिख लीजिएगा सॉलिड, और ये आपका क्या हो गया? लिक्विड। रिएक्शन बैलेंस है, बिल्कुल आपकी बैलेंस है, ठीक है। तो रिएक्शन यहाँ पे क्या हो गई? बैलेंस हो गई, ठीक है। तो ये आपका सेकंड का आंसर है। तीसरा, अच्छा इसको कौन सी रिएक्शन कहते हैं? कॉम्बिनेशन। तीसरा, सर सिल्वर क्लोराइड एक्सपोज टू सनलाइट। सिल्वर क्लोराइड मतलब हो गया AgCl। इसको क्या किया? स्ट्रांगली हीट किया। कौन सा? अच्छा, स्ट्रांगली हीट नहीं करना है, स्ट्रांगली हीट नहीं करना है, AgCl एक्सपोज टू सनलाइट, ओके। तो AgCl को आपने सनलाइट में एक्सपोज किया, ठीक है। तो सनलाइट में एक्सपोज किया, तो जैसे ही आप सनलाइट में एक्सपोज करोगे, सिंपल सी बात है, ये क्या बनाएगा? सिल्वर प्लस आपका क्या निकालेगा? क्लोरीन, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो आपका सिल्वर मिलेगा वो ग्रे कलर का मिलेगा, ठीक है, और प्लस क्लोरीन गैस आपकी निकल जाएगी। तो इसे हम लोग कौन सा डिकम्पोजिशन कहते हैं? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। कौन सा डिकम्पोजिशन? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन।
जैसे ये आपकी डिकम्पोजिशन थी, ये आपकी कॉम्बिनेशन थी, और ये थी आपकी फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बोला तो क्या होगा, रिएक्शन को बैलेंस करना, 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना, रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस। ठीक है, ये आपका हो गया सॉलिड, ये आपका हो गया सॉलिड, ये आपका हो गया गैस। देखो मैं बार बार कह रहा हूं कि रिएक्शन को बैलेंस करते वक्त गैसेस फॉर्म का ध्यान रखना। मतलब जो भी आपकी फॉर्म्स है, जो भी आपकी स्टेट है, उनको आपको ध्यान रखना। ठीक है, उनको मेंशन जरूर करना। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, क्लोरीन गैस लिख के ऐसे भी कर देते हैं, तो आप ठीक है ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सिंपल सा लिख के भी छोड़ सकते हो, कोई इतना इशू नहीं है। ठीक, तो ये आपका हो गया चौथे क्वेश्चन का आंसर, जो कि मतलब मेरे ख्याल से अभी तक आप लोग को इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन है आइडिया मिल गया होगा कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक में, बहुत चीजें कवर कर ली हैं चैप्टर 1 से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, इसका सोल्यूशन है, आप 14 का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेम द केमिकल विच इंजेक्ट इन द स्किन ऑफ द पर्सन ड्यूरिंग द आंट स्टिंग। भैया आंट स्टिंग, चींटी जब काटे, ठीक है, तो ये बताओ कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है। अब यार ये बताने की जरूरत है क्या, कौन सा एसिड है, फॉर्मिक एसिड। क्या है फॉर्मूला, HCOOH। चलो इसका मैं आपको स्ट्रक्चर बता दे रहा हूं। स्ट्रक्चर कुछ दिखने में ऐसा होगा, C डबल बॉन्ड ONOH। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। और ड्यूरिंग द नेटल स्टिंग, नेटल लीफ स्टिंग, ये भी आपका सेम वही चीज है भैया। ठीक है, कौन सा है, मेथनोइक एसिड ही आपका होगा। मेथनोइक एसिड फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, तो सेम ही आंसर होगा। फिर अगला, इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। देखो ये पूछा नहीं है, बट ये अपने साथ ऐड कर सकते हो, इससे आपको अच्छा थोड़ा सा इंप्रेशन मिलता है आंसर का। ठीक है, बाय अप्लाइंग बेकिंग सोडा, ठीक है, कैन गेट रिलीफ फ्रॉम इट। जब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम हो, लाइक एसिडिटी फील हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसमें मिल्क और मैग्नीशिया लेते हो। ठीक, ऐसे आंट स्टिंग या मतलब नेटल स्टिंग आपकी होती है, तो उसमें हम बेकिंग सोडा या एक सोल्यूशन बता दे रहा हूं, कैलामाइन। कैलामाइन सोल्यूशन को भी याद रखना, जिसका फॉर्मूला होता है जिंक कार्बोनेट। आप इसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जिसकी वजह से जो आपके हाथों में जो ना मतलब जो रैशेस पड़ जाते हैं, उससे क्या होगा, काफी आपको आराम मिलेगा। ठीक है, आराम मिलेगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तरीके से एमसीक्यू में आ सकता है कि बताओ भैया आंट स्टिंग में कौन सा एसिड पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में इसको कैसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं, कैसे हम इसको बचा सकते हैं। क्योंकि देखो मिल्क और मैग्नीशियम वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है बोर्ड में। ठीक है, कई बार मतलब पूछा चुका है। इंपॉर्टेंटली अगर मैं देखूं तो इसके चांसेस भी है क्वेश्चन के आने के, तो इसको प्लीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन वाटर मिक्स इन प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कब होता है पता है ना सभी को। ठीक है, जब भी मतलब बोन्स को सही जगह पे लाना हो तो उसका यूज होता है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि सर ये इसको वाटर में मिक्स करने पे क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले मैं आपको एक कुछ कॉन्सेप्ट बता दूं यहाँ पे। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम है जिप्सम। जब इसको आप 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हो, हीट करते हो, तो तैयार होता है हमारा क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4.12H2O। ठीक, और सिंपल सी बात है, जब इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप वाटर के मॉलिक्यूल्स वापस से मिला दोगे, तो बन जाएगा हमारा क्या, हार्ड मास ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये आपका हार्ड मास ऑफ सॉलिड है, जो कि आपका ये हार्ड मास ऑफ सॉलिड है। जैसे आम भाषा में हम क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है, समझो, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बना सकते हो। प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर ऐड करोगे तो वापस क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा, जिसका फॉर्मूला क्या है, CaSO4.2H2O। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, इसको आपको नोट करना है अच्छे से। ओके, अगला, बेकिंग सोडा इज नॉट एडेड इन मेकिंग केक। क्या होगा जब मैं बेकिंग सोडा को ऐड नहीं करूंगा केक में। या अच्छा बताओ, अगर बेकिंग सोडा को ऐड नहीं करोगे तो केक नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। केक में फ्लफनेस नहीं आएगी, स्पॉन्जिनेस नहीं आएगी। जब वो आएगा नहीं तो खाने में मजा नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि बेकिंग सोडा, ठीक है, जब स्ट्रांगली हीट होता है या किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है ना, तो वहां पे वो गैस रिलीज करता है, उसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि रिस्पॉन्स करती है स्पंजीनेस एंड फ्लफीनेस के लिए। इसी वजह से अगर आप बेकिंग सोडा को ऐड नहीं करोगे तो वहां पे केक जो होगा आपका फ्लफी और स्पंजी नहीं बनेगा। इसी का सॉल्यूशन दे रखा है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहां पे कुछ स्टेटमेंट है, ठीक है, उसका सोल्यूशन आपको करवाता हूं मैं।
that the teacher divide three students into the group and give them the various solution, find their pH and classify acidic, basic and neutral solution। उनका भैया ठीक है, तीन ग्रुप आपके दे रखे हैं सोल्यूशन के, और उनमें कुछ स्टूडेंट को टास्क दे दिया गया और कहा गया कि भैया पहचानिए, ठीक है, कि इसमें कौन एसिड है, कौन बेसिक है और कौन न्यूट्रल है, और किसकी पीएच वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। ओके, तो ग्रुप ए में देखो लेमन जूस है। लेमन जूस सबको पता है क्या होता है, एसिडिक होता है ना। विनेगर, विनेगर भी क्या होता है आपका, एसिडिक होता है, ठीक। उसके बाद में कलरलेस एरेटेड ड्रिंक आपका हो गया, ठीक है, ये भी आपका दे रखा है। उसका टोमेटो जूस, ये भी क्या होता है आपका, एसिडिक है, ठीक है। फिर कॉफी, ये भी आपका एसिडिक होता है। क्यों क्यों एसिडिक होता है, बिकॉज कैफीन पाया जाता है इसमें। फिर जिंजर जूस, ये भी आपका सिंपल सी बात है एसिडिक। उसके बाद ग्रुप सी में आ गए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा, एंड सोडियम क्लोराइड आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके सामने एसिड, बेस और न्यूट्रल ग्रुप के क्या हो गए, ये भी आपका हो गया, ठीक है। इसमें भी आपका एरेटेड ड्रिंक है तो कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है, राइट, ठीक है, इसमें आपका एसिड हो जाएगा। तो ये आपके सामने एसिड और बेस का पूरा ग्रुप तो कैटेगराइज हो गया। अब इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है विच ग्रुप आर लाइकली हैव द पीएच वैल्यू लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन 7। आपको सिर्फ इतना बताना है किसका पीएच 7 से कम है, किसका पीएच 7 से ज्यादा है। तो भैया सिंपल सी बात समझो, जो एसिड होते हैं, जो एसिड होते हैं, ठीक है, उनका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। 7 से कम होता है क्योंकि उनका जो कंसंट्रेशन लेवल होता है वो 10 की पावर -7 से बड़ा होता है, ठीक। उसके बाद में जो बेस होते हैं, बेस का पीएच जो होता है वो 7 से क्या होता है, ज्यादा होता है। और जो आपके न्यूट्रल होते हैं उनका पीएच कितना होता है, 7 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने जो भी ग्रुप्स हैं उनको आप कैटेगराइज कर सकते हो, ठीक है। और यहां से सॉल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन दे रखा है बेटा, कह रहा है व्हाई श्योर सब्सटेंस such as a lemon are effective in cleaning the tarnished copper vessel। एंड देखो सिंपल बात भाई, क्योंकि आपका कॉपर जो होता है ना, कॉपर एक लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, एंड कॉपर एसिड के साथ रिएक्शन तो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उसको H2 गैस निकालना पसंद नहीं है एसिड या बेस के साथ में। लीस्ट रिएक्टिव है ना, H से नीचे आता है भाई, H से नीचे आता है, तो यहाँ पे नो रिएक्शन की वजह से क्या होता है, वो इसको प्रेफर करते हैं। फिर अगला, पीएच हैज द ग्रेटर इंपॉर्टेंस इन आवर डे लाइफ, ठीक है। ये आपके स्टेटमेंट, आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंस आपके हो सकते हैं भाई, देखो जैसे आपका होता है डाइजेशन वाला, एक होता है आपका पीएच इन एनिमल हो गया, फिर आपका टूथ डिके हो गया। तो ये सारी इंपॉर्टेंस क्या है, पीएच की डे लाइफ को शो करती हैं। तो ये चारों क्वेश्चन के सोल्यूशन जो है, इनमें मल्टीपल क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं आगे। ये आपके सामने कुछ सोल्यूशन है, ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्यों नहीं किया था, ग्रुप ए ग्रुप बी हैव पीएच वैल्यू लेस देन 7, ग्रुप सी हैज द ग्रेटर देन 7। तो आपको वहां पे जैसे बताया मैंने, एसिड और बेस को आपको देखना है, ठीक है। जो एसिड है उसका पीएच लेवल क्या होगा, लेस देन 7। और अब मैंने देखो पीछे भी जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखो ध्यान से ये दोनों पे क्या है, एसिड है, पीएच लेस देन 7 हो जाएगा, ये 7 से ऊपर हो जाएगा, ठीक है। ओके, इस चीज को ध्यान रखना। उसके बाद में क्यों होता है, टर्निश फॉर्मेशन ऑफ द बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। और लेमन जूस बीइंग एसिडिक रिएक्ट विद द कॉपर ऑक्साइड एंड फॉर्म द सॉल्ट फ्रॉम वॉश्ड अवे आल्सो, ठीक है। तो इसका रीजन आपको ध्यान रखना है। देखो पहला तो क्या होता है, कॉपर H2 गैस निकालता नहीं है, ठीक है। तो जो लेमन जूस आप लेते हो उसमें क्या होता है कि कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन के पार्टिकल्स होते हैं, ऑक्साइड बनता है, और वो ऑक्साइड क्या करता है बेटा, रिएक्शन करके कार्बोनेट का फॉर्म ले लेता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो बर्तन होता है वो क्लीन हो जाता है अच्छे से, ठीक। उसके बाद में फिर आपका अगला आता है क्या इंपॉर्टेंस है, तो पहला है बेटा, पहला आपका है रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन, दूसरा क्या है टूथ डिके, तीसरा क्या है आपका एनिमल एंड प्लांट्स जो पीएच आपका चेंज करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट सर्वाइकल ऑफ द एक्वेटिक लाइफ बिकम डिफिकल्ट। क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पे एसिड रेन की वजह से। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे क्यों होता है तो आपको ध्यान रखना है एसिड रेन की वजह से ये चीज क्या होती है, प्रोसीड होती है, ठीक है। और बाकी आपके सामने ये सोल्यूशन है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और बोर मत होइएगा, अभी कहीं जाइएगा नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्टेट द रीजन टैप वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयरएज द डिस्टिल वाटर डज नॉट। भाई सबसे को पता है डिस्टिल वाटर में आयंस नहीं होते, नो आयंस, नो आयंस, नो आयंस। ये आपका आयंस होते ही नहीं, जब आयंस नहीं होंगे तो करंट कहां से पास होगी। उसके बाद टैप वाटर में क्या होता है, कुछ आयंस आपके पास होते हैं, तो यहाँ पे सम आयंस कह सकते हो आप, ठीक है। टैप वाटर में क्या कह सकते हो, सम आयंस। तो सम आयंस प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से क्या होता है, ये आपका करंट पास करता है। ड्राई HCl डज नॉट गिव द ब्लू लिटमस टू रेड। या सिंपल बात है, ड्राई HCl या समझो एसिड या बेस
आपका लिटमस पेपर पे तभी टेस्ट देगा जब वो कुछ उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर वो ड्राई है, वाटर है ही नहीं, अब वाटर ही नहीं है तो वो एसिड बेस की टेस्टिंग कैसे करेगा? सिंपल सी बात है। तो एसिड बेस की टेस्टिंग के लिए एसिड बेस के साथ वाटर का होना जरूरी है। आप यूं कह सकते हो कि एक्वस फॉर्म ऑफ एसिड बेस होना जरूरी होता है। इस वजह से आपका ड्राई HCl लिटमस पेपर पे कोई चेंज नहीं देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी आपका बोर्ड में आ चुका है, कई बार आ चुका है। फिर फॉर डाइल्यूट ऑफ एन एसिड, एसिड एडेड टू वाटर, नॉट वाटर इनटू एसिड। भैया एसिड को वाटर में ऐड करना, वाटर में एसिड सॉरी एसिड को वाटर में ऐड करना, ना कि एसिड में वाटर डालना। क्योंकि एसिड में वाटर डालने पे क्या होगा ना, वहां पे रिएक्शन बहुत विग्रसली हो जाएगी और वहां पे जो उसका नेचर होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा हीट अमाउंट प्रोड्यूस करेगी। और जब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगी तो वहां से क्या होगा, वो नेचर जो होगा रिएक्शन का वो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। और उस केस में क्या होगा, उस केस में हो सकता है कि आपका जो वेसल है वो ब्लास्ट कर जाए। ठीक है, या आपका जो आपने प्रिकॉशन नहीं ले रखा है तो आपको कुछ इंजरी भी हो सकती है। तो इस वजह से सब चीज को देखते हुए हम देखते हैं कि भैया कि वाटर को ऐड करने में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, उसके कुछ यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं। पहला, टैप वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज कंटेन आयंस but distilled water does not contains iron। ठीक है, अगला, dry HCl does not turns blue litmus to red, it does not forms ions। ions कब आएंगे, जब वाटर आएगा, सिंपल सी बात है। HCl does since it form H and chloride ion। ठीक है, इस वजह से आपका यहाँ पे नहीं देता। फिर when we add water to acid so much heat is जनरेटेड। जब आप क्या करते हो, एसिड को किस में ऐड करते हो, वाटर में। ठीक है, किसको ऐड करते हो, वाटर टू एसिड, सो मच हीट इज जनरेटेड दैट वाई सोल्यूशन में स्प्लैश आउट द कंटेनर। ऑन द अदर हैंड व्हेन एसिड इज एडेड टू वाटर स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। देखो हीट दोनों केस में निकलती है, बस एक में कम निकलती है, एक में ज्यादा निकलती है। मैंने कहा ना कि अगर आपने एसिड में वाटर ऐड कर दिया तो हीट ज्यादा आ जाएगी। अब हीट ज्यादा आएगी तो उस केस में क्या होगा कि आपका कंटेनर जो होगा वो स्प्लैश हो सकता है, मतलब ब्लास्ट हो सकता है आपका। ठीक है, जबकि अगर आप वाटर में एसिड ऐड करोगे तो उसके चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं, इसका इफेक्ट जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। टेक का SS नाउ। नेक्स्ट कहना भैया, ड्राई pellets of the base X kept in an open absorb moist। अच्छा, very good, and turns sticky। very good। the compound also formed by the chlor-alkali process। यार chlor-alkali process तो याद होगा ना, ब्राइन सोल्यूशन बताया था क्या सर, NaCl वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या बनाएगा, NaOH प्लस दो गैसेस निकालेगा, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, जो कि अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पे निकलेंगी। भाई आपका जो ब्राइन सोल्यूशन होता है वो यही तो करता है ना कि NaCl को, यानी NaCl प्लस वाटर, ये आपका क्या हो गया, ब्राइन सोल्यूशन हो गया। देखो मैं स्टेट मेंशन नहीं कर रहा हूँ, स्टेट आप जब लिखोगे रिएक्शन में तो वहां मेंशन जरूर करना। ठीक है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो NaCl प्लस वाटर, NaOH आपका हो जाएगा प्लस वाटर एंड H2 प्लस Cl2। ठीक है, वेरी गुड। तो ये इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। अब ये क्लोर अल्कली प्रोसेस जो होता है ये एक्चुअली फॉर्मेशन और NaOH के लिए क्या होता है, यूज किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे दो गैसेस निकलती है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनका भी अपना अलग रोल होता है। क्लोरीन जाती है कहाँ पे, एनोड पे। ठीक है, कहाँ जाती है आपका, एनोड पे, एनोड पे जाती है आपका। ठीक, और जो आपका हाँ एनोड पे जाती है, और आपका जो H2 होता है वो कहाँ जाती है, कैथोड पे जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन कहाँ जाएगी, कैथोड पे जाएगी, और जो आपका Cl2 है वो कहाँ जाएगी, एनोड पे जाएगी। Cl2 का एक और यूज होता है कि जब इसको आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में डालते हो, मतलब स्लेक्लाइन में डालते हो, तो ये ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म करता है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर यानी ब्लीचिंग एजेंट का भी क्या करता है, काम करता है क्लोरीन गैस। और हाइड्रोजन को हम ऐसा फ्यूल यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो कि मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ठीक, तो इसकी यहाँ पे कुछ रिएक्शन दे रखी है, क्लोरल प्रोसेस क्या होता है ये देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन, राइट वन यूजेस ऑफ ईच प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय वन क्लोरो-अल्कली प्रोसेस। तो भैया देखो सबको बता दिया, NaOH का यूज। ठीक है, अब देखो NaOH का यूज हम कई तरीके से, सर बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन के लिए कर सकते हैं। उसके बाद में सर जितने भी आपके डिटर्जेंट होते हैं, सोप होता है, तो सोप सोल्यूशन या डिटर्जेंट सोल्यूशन बनाने के लिए भी इसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका क्लोरीन की यूज होता है और H2 की यूज होता है, मैं बता चुका हूँ आपको पहले। फिर राइट द रिएक्शन एंड नेम द टाइप ऑफ X
ट्रीटेड विद डाइल्यूट HCl। सिंपल सी बात है, उसने कहा X जो कंपाउंड निकला, X कौन, ये NaOH, ठीक है। तो अगर आप NaOH की रिएक्शन गाइस किससे कराते हैं, किससे कराते हैं, HCl से कराते हैं, तो जाहिर सी बात है NaCl बनेगा प्लस वाटर, ठीक है, NaCl प्लस वाटर बनेगा, और साथ ही क्या होगी, यहाँ पे हीट निकलेगी, ठीक है, हीट निकलेगी। अब आप लोग का काम है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि उस हीट की वैल्यू क्या होगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं इसे हम लोग, एसिड बेस की रिएक्शन होती है, सॉल्ट एंड वाटर। अगेन डबल डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल दिख गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी डाउट होता है, कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली हमारी जो टीम होगी वो आपको अप्रोच कर लेगी, ठीक है, वहां से। ओके, तो आगे बढ़े, चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, शो द फॉर्मेशन ऑफ, यार ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है हर बार कॉमन हो गया, मतलब इतनी बार आ चुका है क्वेश्चन कि मैं क्या ही बताऊं इसके बारे में। कह रहा है सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप क्या बताओ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जाहिर सी बात है, सबसे पहले बता दूं कि इन दोनों में नेचर होगा कॉमन, आयनिक। आयनिक आयनिक बॉन्ड क्या होता है, मैंने बताया था क्लास में, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। जब मेटल से नॉन मेटल की और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे चलिए बात करते हैं सोडियम ऑक्साइड कैसे बनाएंगे। देखिए सोडियम ऑक्साइड को बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले सोडियम और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। ये आपका होता है 2,8,1 एंड ऑक्सीजन आपका होता है 2,6, ठीक। अब जाहिर सी बात है सोडियम एक मेटल है, इलेक्ट्रॉन निकालेगा कितना, एक निकालेगा, और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो एक्सेप्ट करेगा। अब यहाँ पे होगा क्या कि सोडियम अपने में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, या उसको आप ना ऐसे कर लो, फोल्ड कर लो, यहाँ पे डॉट से शो कर दो। और ऑक्सीजन जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तब ये 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट पूरी कैसे होगी, ठीक है, ये पूरी होगी 2 सोडियम के साथ। कैसे सर, एक आपको यहां पे सोडियम रखना है, एक आपको यहां पे सोडियम रखना है। ऑक्सीजन के पास देखिए 1 2, ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक आपने क्या किया, यहां पे ट्रांसफर करा दिया, और एक आपने यहां पे ट्रांसफर करा दिया। ट्रांसफर कराना है आपको सिर्फ ट्रांसफर कराना है, आपने ट्रांसफर करा दिया, और बन गया क्या, यहां पे एक बॉन्ड जिसका नाम क्या होता है, आयनिक बॉन्ड। रिमेंबर, आयनिक बॉन्ड को कभी भी आप बॉन्ड से रिप्रेजेंट नहीं करते, केटायन और एनायन से करते हैं, ठीक है। उसके बाद में सिमिलरली ऐसे आप मैग्नीशियम क्लोराइड का बना लेंगे। Mg के पास, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 2,8,2 के साथ, तो ये अपने साथ 2 इलेक्ट्रॉन तैयार रखेगा, 1 और 2। और यहां पे बैठा हुआ क्या, क्लोरीन, 1 नहीं 2, क्योंकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितना होता है, 1 ही होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, भाई एक ही चाहिए ना उसको, तो एक चाहिए तो क्या होगा, एक इधर चला जाएगा और एक इधर चला जाएगा, क्या बन जाएगा आपका Mg+2 एंड 2Cl माइनस। इस बॉन्ड फॉर्मेशन को हम आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कहते हैं। यानी कि नेचर अगर पूछे आपसे, जैसे इसमें ये जो सोडियम ऑक्साइड क्वेश्चन था, इसमें नेचर पूछा गया था, ये भैया सोडियम ऑक्साइड का बॉन्ड फॉर्मेशन बताइए, इसमें कौन सा बॉन्ड बन रहा है ये बताइए, ठीक है, उसका नेचर बताइए। तो भैया Na+ एंड O-, ठीक है, यानी कैटायन कौन है आपका, सोडियम प्लस, और ऑक्सीजन क्या है आपका, एनायन यानी O-2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, ठीक है। इन्हें हम कौन सा कंपाउंड कहते हैं, आयनिक कंपाउंड कहते हैं, जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं, इनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है, और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हीट होते हैं जब ये वाटर में होते हैं। अगर ये नॉर्मल स्टेट में है तो ये नहीं होंगे, ठीक है। तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको बैक करके देखना मैंने कैसे किया है। बस ध्यान रखो, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ट्रांसफर, मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा उसके बाद पॉजिटिव आएगा, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर नेगेटिव आएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, व्हाट इज द कोरोजन ऑफ आयरन। अरे कोरोजन ऑफ आयरन को तो बच्चा चीख चीख के कह सकता है कि आई एम रस्टिंग, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। वैसे इसका फॉर्मूला ही बता दूं, फॉर्मूला तो पता ही होगा आप लोगों को, क्या होता है Fe2O3.XH2O, ठीक है।
तो ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, जो कि रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि हाउ विल यू रीऑर्गेनाइज द कोरोजन ऑफ सिल्वर, कॉपर एंड आयरन एंड वाई। सिंपल सी बात है, देखो अगर बात करें हम लोग सिल्वर के ऊपर, तो सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग होती है। ठीक है, ब्लैक कलर की कोटिंग होती है, और क्यों होती बता दूं, एक केमिकल होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। वो क्या होता है, वो ज्वेलरीज में जब जाता है, इंपोर्ट करता है, वाटर के साथ वेपर साथ रिएक्शन करता है, मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करता है, तो वहां पे ब्लैक कलर की कोटिंग करता है। इसलिए जो चांदी के ज्वेलरीज होती है वो जल्दी क्या होती है आपकी, मतलब शाइनिंग की चली जाती है। ठीक है, इसलिए उसको पॉलिश करना पड़ता है बार बार। ठीक, तो ब्लैक कोटिंग आपका हो गया सिल्वर का। ग्रीन कोटिंग होती है किसके ऊपर, कॉपर के ऊपर। और वो क्यों आती है, सिंपल सी बात है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है और कॉपर ऑक्साइड जब आपस में रिएक्शन करते हैं, तो वो एक हाइड्रेट फॉर्म बनाते हैं कॉपर कार्बोनेट का, जो कि ग्रीन कलर कोटिंग को डिफाइन करता है। अगला पॉइंट होता है कि आयरन के ऊपर कैसे होता है, तो आयरन के ऊपर कौन सा होता है, सभी को पता है, ब्राउन फ्लैकी लेयर। ब्राउन फ्लैकी लेयर या रेडिश ब्राउन फ्लैकी कोटिंग भी आप कह सकते हो, ये आयरन के ऊपर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं रस्टिंग को शो करने के। ठीक है, अगला है डिफाइन एलॉय एंड हाउ डज एलॉय प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ मेटल, गिव वन एग्जांपल। यार एलॉय क्या होता है, सबको पता है, एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड मेटल्स, टू एंड मोर देन टू एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ एक ऐसा मिक्सचर जो कि होमोजीनियस होता है। ठीक है, जो कि प्रिवेंट करता है रस्टिंग को, कोरोजन को बचाता है, कोरोजन से बचाता है मेटल को। ठीक है, ये आपका एलॉय होता है। तो एलॉय आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है, alloying is a method to improving the properties of metal, मेटल की प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक, उसके बाद में जैसे आयरन की बात करें, तो आयरन जो होता है वो आपका, देखो एक तो होता है बाय द गैल्वेनाइजेशन, आप गैल्वेनाइजेशन करके क्या कर सकते हो, रस्टिंग ऑफ आयरन को बचा सकते हो, जिसे हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक, एक तरीका होता है कि आप उसकी एलॉइंग कर दो। एलॉइंग में क्या होगा कि आयरन में आप क्या करो, आयरन में क्या करो, निकिल मिला दो। ठीक है, क्या मिला दो, निकिल मिला दो। अब निकिल के बाद में क्या मिला दोगे, निकिल के बाद में आप मिला दो क्रोमियम। ठीक है, तो क्रोमियम बन जाएगा, और प्लस स्मॉल अमाउंट में कार्बन मिला दो। ठीक है, तो इन तीनों को मिलाने के लिए, बिकॉज देखो जो प्योर आयरन होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है। प्योर आयरन जो होता है, जिसे रॉट ऑफ आयरन कहते हैं, वो सॉफ्ट होता है। उसको हार्ड करने के लिए हम कार्बन के कुछ पार्टिकल्स मिलाते हैं, मींस ताकि वो हार्ड हो सके। ठीक है, और उसके बाद निकिल और क्रोमियम को मिलाओगे तो ये कॉम्पोजिशन तैयार होगा स्टेनलेस स्टील का। स्टेनलेस स्टील का, तो स्टेनलेस स्टील पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, जो कभी भी आपका रस्ट नहीं होता। स्टील हो सकता है बट स्टेनलेस स्टील नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि उसमें आयरन के साथ क्या मिला होता है, निकिल, क्रोमियम एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन। ठीक है, तो ये है एलॉय की ताकत, की एलॉय से आप मेटल की जो कोरोजन की प्रॉपर्टी है, कोरोजन की बीमारी है, उसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, इस क्वेश्चन को तो यार आप खुद सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इतनी बार पढ़ चुके होगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे इस प्रोसेस का नाम बताना। ठीक है, और चलिए मैं आपको यहाँ पे डिस्कस भी कर दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। कह रहा है जस्टिफाई योर द आंसर बाय द गिवन केमिकल इक्वेशन वेयर द मेटल यूज्ड टू जॉइन द रेलवे ट्रैक ऑफ क्रैक इन अ मशीन पार्ट। यार सिंपल सी बात है, इतनी बार पढ़ चुके हैं, इतनी बार पढ़ चुके हैं, क्या ही बताएं। सर एक आयरन का ऑक्साइड होगा, फेरिक ऑक्साइड, इसमें क्या मिलाएंगे, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का काम जानते ही हैं, इसको डिस्प्लेस करेगा फटाफट, क्या बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड, प्लस यहां पे क्या निकालेगा, आयरन। शायद इस रिएक्शन को तो आप लोग जानते होंगे, कौन से रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर, 3 से मल्टीप्लाई है आपका, यहां से हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, ठीक, देखो रिएक्शन आपकी बैलेंस है ना, चेक कर लो। Fe2O3 प्लस 2 एल्यूमिनियम, Al2O3 प्लस 2 Fe, तो 2 Fe आपका है, ऑक्सीजन 3 है, एल्यूमिनियम 2, रिएक्शन बैलेंस है। इसको शायद हम लोग कौन सी रिएक्शन कहते हैं, थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, ये जो मेटल X है, जब ये आयरन से रिएक्शन करेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का नेचर क्या होता है भैया, क्या होता है, एम्फोटेरिक। क्या होता है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक होता है। अब ये एम्फोटेरिक आपका है,
कह रहा ये एम्फोटेरिक जो है, ये एम्फोटेरिक जो है ये एक मेटल से रिएक्शन करता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है क्या ना, मेटल एक्स ऑक्साइड, एम्फोटेरिक इन नेचर, वेरी गुड। मेटल एक्स रिएक्ट विद द स्टीम, अच्छा इसको स्टीम से आपने रिएक्शन कराया है विथ नॉट कोल्ड एंड हॉट वाटर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें ना है क्या कि इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जो आपका एम्फोटेरिक होता है नेचर में, ठीक है, तो ये जो एल्युमिनियम है ये आपका मेटल हो गया, आयरन ऑक्साइड आपका हो गया, जब इसको रिएक्शन कराया तो एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन बना, कौन सी रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन। इसे हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, इसे हम रेडॉक्स भी कहते हैं। रेडॉक्स का मतलब समझते हैं क्या होता है, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। जहां पे देखिए एल्युमिनियम ने ऑक्सीजन गेन किया तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। इसने अपना ऑक्सीजन लॉस किया तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन। और जिसमें दोनों उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है ये नेचर में एसिड बेस दोनों से रिएक्शन कर सकता है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक NaOH का, कि क्या होगा अगर मैं एल्युमिनियम ऑक्साइड को NaOH के साथ रिएक्शन कराऊंगा, सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा सर, NaAlO2 बन जाएगा भैया, ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा प्लस आपका यहाँ पे वाटर निकल जाएगा। कहने का मतलब मेरा इतना है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड में ये पावर होती है कि अगर उसके सामने तुमने बेस रखा तो वो एसिड ऐसा बिहेव करेगा, और अगर तुमने उसके सामने एसिड रखा तो वो बेस ऐसा बिहेव करेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई एल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ पे एसिड बिहेव कर रहा है, NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है, सॉल्ट बनाया और प्लस वाटर क्या किया उसने निकाल दिया। तो ये है आपकी पूरी कंप्लीट रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक पॉइंट और दिया है कि ये जो मेटल होता है ये सिर्फ स्टीम से रिएक्शन करता है, ना कि कोल्ड एंड हॉट वाटर से। हालांकि कोल्ड से तो करता ही नहीं है, ठीक है, बट हॉट वाटर से रिएक्शन इनिशिएट करता है। कुछ बुक्स में इनिशिएशन का दे रखा है, बट फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो स्टीम के साथ ही मिलता है एल्युमिनियम का। और ऐसे दो मेटल है आपके सिलेबस में, एक एल्युमिनियम है और एक जिंक है। एल्युमिनियम और जिंक दोनों ही आपके स्टीम से रिएक्शन, एल्युमिनियम और जिंक, ठीक है, दोनों ही आपके स्टीम से रिएक्शन करके, ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको नोट भी कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, क्या distinguish between the roasting and calcination, which of the used for the sulfide area and why, how is the metal reduced। अच्छा ठीक है यार, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग, अगर मैं बात करूं कैल्सिनेशन के बारे में, ठीक है, तो कैल्सिनेशन का मतलब तो पता ही होगा, जहां पे एक ओर होता है, देखो मीडियम रिएक्टिव ओर। जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास है ना एक और है जिंक सल्फाइड, सॉरी एक और है जिंक कार्बोनेट का, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है ना, कार्बोनेट और होते हैं, जिंक कार्बोनेट, और आपने इसको स्ट्रांगली हीट कराया, एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की सप्लाई लिमिटेड देना, ठीक है, तो यहां क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया क्या, कैल्सिनेशन, जिसमें CO2 निकले, एब्सेंस ऑफ एयर, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। वही अगर मैं बात करूं रोस्टिंग के बारे में, रोस्टिंग के बारे में, तो जब आप सल्फाइड ओर को, जैसे आपने किया सल्फाइड ओर लिया, ठीक है, सल्फाइड ओर ले लो या कार्बोनेट ओर ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम्हारी मर्जी, ठीक है, हम सल्फाइड ओर के लिए बात कर रहे हैं, ठीक। तो सल्फाइड ओर लोगे तो सल्फाइड ओर देखो, क्योंकि रोस्टिंग जो होता है ना बेसिकली वो प्रेफर किया जाता है सल्फाइड ओर के लिए, ठीक है। तो सल्फाइड आपने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस यहाँ पे कौन सी गैस निकलेगी, SO2 गैस निकलेगी। तो जिंक सल्फाइड को O2 के साथ रिएक्शन कराया, क्या बनाया, जिंक ऑक्साइड प्लस SO2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन की सप्लाई देनी होती है। रोस्टिंग प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के SO2 को निकालता है विद ऑक्साइड ऑफ मेटल। कैल्सिनेशन में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में CO2 गैस निकलती है और क्या होता है आपका, ऑक्साइड ऑफ मेटल गेट होता है। तो ये है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में डिफरेंस, कि एक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया, रोस्टिंग, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन गोज फॉर द कार्बोनेट ओर एंड रोस्टिंग गोज फॉर द सल्फाइड ओर। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक। तो अब कह रहे हैं हाउ मेटल रिड्यूस फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑब्टेन आफ्टर द रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है, CO2 है आपका, ठीक है, और जिंक ऑक्साइड एंड SO2 है। अगर इसको आप रिड्यूस करना चाहो तो इसको एक सिंपल तरीका क्या होता है कि आप इसका सिंपल सा रिडक्शन करा दो। जैसे जिंक ऑक्साइड को अगर आप कार्बन यानी चारकोल के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, जिंक प्लस यहाँ पे कार्बन
मोनो ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी आपकी बाहर निकल जाएगी कंप्लीटली अगर आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जिंक क्या होगा, प्योर जिंक आपका जो होगा वो क्या होगा, मिल जाएगा आपको। ऐसे ही आप सल्फाइड में भी कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ जो मेटल मीडियम रिएक्टिव वाले होते हैं उनके लिए होता है। जो लो रिएक्टिव होते हैं उनके लिए हम रिडक्शन का प्रोसेस फॉलो नहीं करते, उनके लिए हम रोस्टिंग करा के रिफाइनिंग कर लेते हैं। अगर मान लो नहीं होता रिफाइनिंग कर लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे इसका सोल्यूशन मैंने दे रखा है आगे, आप देखिए ध्यान से। पहला कि भैया सल्फाइड और मेटल्स आर कन्वर्टेड इनटू द ऑक्साइड बाय द हीटिंग ऑफ प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, उसके बाद में कैल्सिनेशन प्रोसेस ऑफ इन विच कार्बोनेट ओर्स आर मेटल्स डिकम्पोज इनटू द ऑक्साइड बाय द हीटिंग ऑफ एब्सेंस ऑफ ये लिमिटेड एयर ऑफ सप्लाई। ठीक है, जैसे जिंक कार्बोनेट आपका डिकम्पोज किया। तो यहाँ पे अब तीसरा पॉइंट दिया है यहाँ पे, तीसरा क्वेश्चन जो दे रखा है तीसरा था कि नेम द एनोड कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर कॉपर। ओके, देखो ये है आपका इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग का डायग्राम। ठीक है, इसमें जो कैथोड की साइड होता है ये प्योर कॉपर होता है, प्योर कॉपर होता है। ठीक, और जो एनोड की साइड होता है ये इम्प्योर कॉपर होता है, इम्प्योर कॉपर होता है। ठीक, उसके बाद में जो आप इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लेते हो एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेते हैं, यानी CuSO4, CuSO4। ठीक है, या CuSO4 को H2SO4 में रखते हैं अपने साथ में। ठीक, उसके बाद में होता क्या है कि जब करंट आप पास करते हो तो इम्प्योर जो इलेक्ट्रोड होता है वो अपने में से क्या करता है, बहुत सारा जो गंदगी होता है उसको नीचे भेजता है, जो कि एक टैंक में जाके सेटल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एनोड टैंक। ठीक है, एनोड मड भी कह सकते हो आप इसे। तो एनोड मड कहते हैं जहां पे क्या होती है, सारी इंप्योरिटीज क्या होती है, कलेक्ट हो जाती हैं। और उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे धीरे धीरे इस कैथोड वाले सेक्शन में प्योर कॉपर दिखना शुरू हो जाएगा या प्योर मेटल दिखना शुरू हो जाएगा। और ऐसे कौन कौन से मेटल होते हैं जो इसकी इस प्रोसेस में फॉलो होते हैं, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, निकेल हो गया। ठीक है, ऐसे मेटल्स इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से हो सकते हैं, जिनके सल्फाइड और तो है बट उनको हम रिडक्शन से नहीं गेट कर सकते, तो हम क्या करते हैं, रिफाइनिंग का सहारा लेते हैं। और रिफाइनिंग में जितनी भी गंदगी होती है, ठीक है, बस होता क्या है कि हम एक तरफ इम्प्योर मेटल लेते हैं और उसी का हम एक तरफ प्योर मेटल लेते हैं। इम्प्योर में सारी गंदगी हम हटा के एनोड के नीचे सेटल डाउन कर देते हैं, उससे हम लोग एनोड मड कहते हैं। और साथ ही साथ वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके, वेट ट्रांसफर करके हम कॉपर पे प्योर मेटल को कैथोड पे हम प्योर मेटल को गेट कर लेते हैं। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कहते हैं। ये आपने पढ़ा भी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे पूछे गए हैं क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या राइट द नेम एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये आगे पीछे। ओके, राइट द इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर फॉर एथेन, एथीन, एथाइन। यार कार्बन के पास आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन ऐसा एटम होता है जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, वो गेन या लॉस नहीं कर सकता। ठीक है, नॉन मेटल तो है बट वो गेन नहीं कर सकता। उसके पास लॉजिक ये होता है क्योंकि न्यूक्लियस में बैठा हुआ प्रोटॉन जो है वो उसको अप्रोच नहीं करने देता कि वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अपने पास रखे या अपने में से इलेक्ट्रॉन जाने दे। तो उसके बाद सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, जिससे उसके न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी बनी रहती है। आगे इसका क्वेश्चन दिया भी है। तो अब उसी में क्या होता है कि कार्बन इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाता है। ठीक है, जिन्हें हम लोग एक तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और उन कोवेलेंट बॉन्ड में आपके सामने कुछ दिया है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, एथेन का, एथीन का, एथाइन का। देखो सबसे पहले आपको मेथेन का तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आना चाहिए। मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। कार्बन के आउटर मोशन में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आपके पास में 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। आपने क्या किया, हर हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे आपने शेयर करवाया, यहाँ पे आपने शेयर करवाया, यहाँ पे आपने शेयर करवाया, यहाँ पे। जब भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, तो हमने बताया था कि आपको सिंगल बॉन्ड बनता है। जब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो डबल बनेगा, और जब 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो क्या बनेगा, ट्रिपल। ठीक, तो कार्बन के साथ यहाँ पे आपको देखने में H H H और H, ये आपका हो गया। CH4 ये आपका बन गया, यानी आपका ये मेथेन का क्या है बेटा, स्ट्रक्चर है। ठीक, अब सिंपल सी बात देखो, मेथेन यानी एल्केन का पार्ट हमेशा ध्यान रखो। एथेन, एथीन, एथाइन जो दिया है आपको बेटा, जनरली ये किस सीरीज से आते हैं,
एथेन आता है आपका एल्केन से, एथीन आपका आता है एल्कीन से, और एथाइन आपका आता है एल्काइन से। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। सर लास्ट में फॉर्मूला कैसे याद करें, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, उसको याद रखना कि कार्बन के साथ जितना कार्बन डबल हाइड्रोजन +2 एल्केन होता है, और एल्केन में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बनता है। जितना कार्बन डबल हाइड्रोजन है, मतलब जितने कार्बन है उतने डबल हाइड्रोजन है, तो आपका वो एल्कीन होता है। जितने कार्बन डबल हाइड्रोजन -2 आपका क्या होता है, एल्काइन होता है। बस ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में बैठा लो, कार्बन डबल +2 एल्केन, कार्बन डबल एल्कीन, कार्बन डबल -2, ठीक है। डबल क्या, डबल एच की बात कर रहा हूं मैं कि कार्बन के साथ एच ही होगा भाई, ये सिंपल सी बात है, कुछ और मत लगा देना यहाँ पे, ठीक है। तो अब जो बात करते हैं एथेन, तो एथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। चलिए इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, बहुत ही सिंपल सा, कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। यहाँ पे आपने H लिया, यहाँ पे आपने H लिया, यहाँ पे आपने H लिया, H H और H, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन है, शेयर करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब शेयर हो गया, अब शेयर हो गया, शेयर हो गया, शेयर हो गया, शेयर हो गया। आप देख लो हर दो एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो, मतलब कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल। तो आपका जो एथेन का स्ट्रक्चर है वो कुछ दिखने में ऐसा होना चाहिए, H H H, यहाँ पे भी H H और H, चेक कर लो, ये है आपका एथेन का स्ट्रक्चर। अब सुनो मैं इसी में बताता हूं आपको, इसी में बताता हूं। एथीन का मतलब एल्कीन, एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड का मतलब समझो 2 हाइड्रोजन की कुर्बानी। आपको करना क्या है, आपको इधर से एक एक H क्या करना है, कम करना है, क्योंकि डबल बॉन्ड का मतलब ये हो गया कार्बन कार्बन के बीच जब डबल बॉन्ड बनता है तो एल्कीन हो गया, कार्बन कार्बन के बीच जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो एल्काइन हो गया। देखो H में बन नहीं सकता, H में नहीं बनेगा, H में क्यों नहीं बन सकता, H तो आपका एक ही तो लगता है ना, तो उसमें डबल कहां बनेगा, उसमें सिर्फ सिंगल बन सकता है। तो यहाँ पे आपका ट्रिपल बन जाएगा, डबल बन सकता है और ट्रिपल बन सकता है। कैसे, अगर आप 2H को कम कर दो, अगल बगल से 2H कम करना है, कहां से, अगल बगल से, अगर तुम अगल बगल से 2H कम कर दो तो एथीन बन जाएगा। फॉर्मूला देखो C2H4 होता है, जितने कार्बन डबल हाइड्रोजन, वीडियो को फिर से रिवाइंड करना फिर देखना, जितने कार्बन डबल हाइड्रोजन, जितने कार्बन डबल हाइड्रोजन आपका एल्कीन होता है, तो एल्केन में से एल्कीन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं सर, हमने कुछ किया नहीं, सिर्फ अगल बगल कार्बन से 2H कम कर दिए, हो गया हमारा काम, ठीक। उसके बाद एथाइन की बात कर लो, एथाइन मतलब कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन और कम कर दो, C2 और क्या हो गया, H2। अब C2H2 आपका बन गया, तो C2H2 ध्यान से देखो, C2H2 बन गया तो क्या करोगे, फिर से 2H कम कर दो, फिर से 2H कम कर दो, यानी पहले आपने 2H कम किए डबल बनाया, फिर आपने 2H कम किए ट्रिपल बनाया, यानी एक बॉन्ड की कीमत 2 हाइड्रोजन होती है। सुन लो, एक बॉन्ड की कीमत 2 हाइड्रोजन होती है, ठीक है। वही मैंने आप बताया आपको, अगर आप एल्कीन बनाते तो कुछ ऐसा बनता। आप चाहो तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बीच में आप क्या करो, 2 इलेक्ट्रॉन और शेयर करा दो। आप ट्रिपल बनाना चाहोगे तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे क्या हो जाएगा H और यहाँ पे क्या हो जाएगा H, यही तो आपका स्ट्रक्चर है। और कितनी बार प्रैक्टिस किया है आप लोगों ने इसके बारे में, बस ये ध्यान रखो कि एल्केन बनाओगे, एल्केन में से एक बॉन्ड कम कर दो, कार्बन 2H कम कर दो, ठीक है, अगल बगल कार्बन से, तो एक बॉन्ड बढ़ जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। 2H और कम कर दोगे तो एक बॉन्ड और बढ़ जाएगा। तो ये है आपका सिंगल डबल ट्रिपल। और ध्यान रखना जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको उसको याद रखना है। कैसे, बस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग आपको दिखानी है। कार्बन अपने में से इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 2 शेयर करेगा तो सिंगल बनाएगा, 4 शेयर करेगा तो आपका डबल बनाएगा, 6 करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। फिर से ओके, इसके अलावा कोई अगर डाउट तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। यार ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड व्हेन ethanol is heated 443 with the excess concentration of H2SO4। okay, very good, ठीक है यार। सभी को पता है एथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH, 443 केल्विन टेम्परेचर पे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। अच्छा, H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है गाइस, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है।
डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है गाइस, ठीक। तो अब अगर मैं बात करूं C2H4 के बारे में, ठीक है, C2H5OH के बारे में, तो मैं थोड़ा इसको ऐसे कर लेता हूं, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। जब आप इसको 443 पे हीट करते हो ना, तो होता क्या है, होता यह है कि इस कार्बन से OH जाता है, इस कार्बन से H जाता है। कहने का मतलब पूरा वाटर क्या होता है, बाहर आता है। जब वाटर बाहर आता है, मैंने अभी आपको बताया, एक बॉन्ड की कीमत 2H होती है। अब यहाँ पे एक H है, एक OH है, बट दोनों है तो सिंगल में ही ना, तो हटा दो, क्या बन जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। यानी कि जब आप एथेनॉल को स्ट्रांगली हीट करते हो तो क्या बन जाता है, एथीन बन जाता है। क्या बन जाता है, एथीन बन जाता है। जब आप एथेनॉल को इतने पे हीट करते हो 443 पे, या इसको 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये भी लिख लेना। तो यहाँ पे क्या होता है, एथीन बन जाता है, प्लस क्या निकलता है, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं। इसे हम एक रिएक्शन का नाम देते हैं, उसका नाम क्या है, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, H2O, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कहते हैं, तो सॉरी, हाँ, एल्कोहल कहते हैं। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से क्या बनता है, हमारा एल्कीन बनता है। तो इस प्रकार डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल से क्या बनेगा, हमारा एथीन बन जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, रिएक्शन हो गया, जिसको आप ध्यान से देख लो। एथेनॉल को इतने पे हीट किया तो क्या बनेगा, एथीन। क्या निकालने पे, वाटर निकालने पे, ठीक। उसने बोला अगला, स्टेट द रूल ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 इन दिस रिएक्शन। भाई क्या है, कौन सा एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी वाटर को निकालने वाला, वाटर को एब्सॉर्ब करने वाला। वाटर निकलेगा तो वाटर एब्सॉर्ब हो जाएगा इसमें, क्योंकि वाटर को वो अपनी ओर एब्सॉर्ब कर लेगा, इसलिए इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहा जाता है, यानी जो वाटर को एब्सॉर्ब कर ले, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है, ध्यान रखिएगा। इसका नाम पूछ सकता है कि कौन सी रिएक्शन है, एथेनॉल को रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है, तो ये एथेनॉल को जब आप स्ट्रांगली हीट करेंगे कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में, तो वहां पे क्या बनेगा, एथीन बनेगा, ठीक है। इसी को आपको ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आइसोमर्स, आइसोमर्स पता ही है आप लोगों को भैया, आइसोमर्स ये होता है कि जहां पे एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, ध्यान रखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए आपके पास एक मॉलिक्यूल दिया है, एक गैस दी है, ब्यूटेन C4H10, कह रहा है इसके पॉसिबल आइसोमर्स बनाओ, आइसोमर्स बनाओ। कैसे बन सकते हैं भैया, सिंपल सी बात है। सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, C यहाँ पे हमने ले लिया है ना, इस तरीके से, यहाँ पे आपने H लिया, 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 H काउंट कर लो भैया। क्या आपके पास में 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन है, 1 2 3 2 5 2 7 3 10, बिल्कुल है सर। अब सुनो, ये जो ब्यूटेन है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसकी एक ब्रांचिंग कर रहा हूं, ब्रांचिंग जो होता है वो चेन आइसोमर्स को बताता है। तो मैंने क्या किया, एक कार्बन को उठाया और यहां लगा दिया। अच्छा, कार्बन को जब तुम यहां लेके आओगे तो H कहां होगा, यहां जाएगा, ठीक है, मतलब इस कार्बन के पास में। तो यहां पे ये पहला स्ट्रक्चर है। दूसरा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, C यहां पे आपके सामने बीच में C आ जाएगा, इसको हम बेटा CH3 लिख दे, इसको भी हम यहाँ पे H लिख दे, यहाँ पे H हो गया और यहाँ पे मैं H3 लगा दे रहा हूं। अब तुम देखो इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में कॉमन क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सर इसके भी C4H10, सर इसका भी C4H10। सर चेंज क्या हुआ है, चेंज हुआ है उसका स्ट्रक्चर। सर ये ब्यूटेन है तो ये आइसोब्यूटेन है, तो ये आइसोब्यूटेन है, और ब्यूटेन के सिर्फ और सिर्फ 2 आइसोमर्स बनते हैं। याद रखो, जिसको याद रखो,
इसमें बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, बताने में जाएगा टाइम जाएगा। बस ध्यान रखो कि ब्यूटेन में एक ब्रांचिंग होती है और एक ब्रांचिंग की वजह से आप वहां पे 2 आइसोमर्स बना सकते हो। ऐसे ही पेंटेन में 3 आइसोमर्स बना सकते हो, बिकॉज उसमें 2 ब्रांचिंग क्या होती है, पॉसिबल होती है। आइसोमर्स का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। सर इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला काउंट करो, C4H10 है, इसका भी काउंट करो C4H10 है, बट दोनों का क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और क्या डिफरेंट है, स्ट्रक्चर। इसीलिए बेटा इसको हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। ठीक, अगला, स्टेट ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड। एथेनॉल का फॉर्मूला तो लिख लो, CH3CH2OH। एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला अब ये मत पूछना यार, CH3COOH। तो एथेनोइक एसिड में कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक, और एथेनॉल में कौन सा ग्रुप है, OH। ठीक है, तो इसको आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। फंक्शनल ग्रुप भाई देखो, आपसे OH पूछेगा तो एल्कोहल है, COH पूछेगा तो आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक है, CHO पूछ लिया तो आपका एल्डिहाइड है, CO पूछ लिया सिर्फ CO तो कीटोन हो गया। अब कीटोन और एल्डिहाइड है, बता दूं मैं आपको, कीटोन में अगल बगल कार्बन होते हैं और एल्डिहाइड में कार्बन के साथ H होता है। याद रखो, कार्बन के साथ क्या होता है, H होता है। एल्डिहाइड का मतलब H का होना, H का होना, और कीटोन का मतलब H का नहीं होना। अगर कीटोन लिखता तो मैं ऐसे लिखता, C डबल बॉन्ड O, ऐसे लिखता, C डबल बॉन्ड O, ये आपका कीटोन है। अगर मैं एल्डिहाइड लिखता तो ये ऐसे लिखता। तो ये देखो, ये है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, और ये क्या है तुम्हारा, कीटोन। ठीक है, तो आपसे कीटोन, एल्डिहाइड, एल्कोहल, जल्दी आपसे एल्कोहल का मतलब एल्कोहल का पूछेगा और कार्बोक्सिलिक पूछेगा। तो ये आपका एल्कोहल हो गया और ये क्या हो गया आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ठीक है, क्लियर सभी को, क्लियर है भैया, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट, फटाफट इस क्वेश्चन को रीड कर लो, मैं बता भी चुका हूं, इसमें कुछ खास है नहीं। पहला क्वेश्चन क्या था, वाई कार्बन कैन आइदर फॉर्म C+4 एंड C-4 आयंस बट कोवेलेंट कंपाउंड, है ना, क्यों बनाता है, बिकॉज़ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। वाई कोवेलेंट कंपाउंड इज द बैड कंडक्टर, भैया जब इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तो करंट कहां से पास होगी। अगला पॉइंट, वाई कोवेलेंट कंपाउंड द लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, भैया लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, बिकॉज अगर देखा जाए दे हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, उनके बीच जो फोर्स लगता है, जिनको बांध के रखता है, वो क्या होता है, बहुत कमजोर होता है। इस वजह से क्या होता है, ये आपका वीक वंडरबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का पार्ट होता है। ठीक है, मतलब आपका इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत खास नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। गाइस ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये वो क्वेश्चन है जो आप लास्ट में अपने एग्जाम में एक दिन पहले ही पढ़ के जाओगे ना, तो मैं इतना तो श्योर हूं कि इसमें आप बहुत आसानी से अपने पेपर में, केमिस्ट्री में खासकर, ठीक है, अगर 25 मार्क केमिस्ट्री आती है तो 18 से 20 मार्क्स आराम से ला सकते हो, अगर तुम इन्हीं क्वेश्चन को पढ़ के चल जाओ, कोई बात नहीं है। ठीक, हाँ, बट सेम नहीं आएंगे, कुछ स्टेटमेंट चेंज होके आ सकते हैं। अगला, बोथ सोप एंड सम टाइप सेम टाइप ऑफ द some type of salt, sorry, and what is the difference between them। ये देखो सिंपल, सोप जो होता है आपका होता है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होता है लॉन्ग फैटी एसिड में। कैसे, आपने पढ़ा होगा ना, RCOO माइनस Na+। ठीक है, अब ये R जो होता है ना, ये आपका क्या होता है, C17H35। तो भैया ये आपका सोप हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, सोप यानी साबुन। ठीक, उसके बाद डिटर्जेंट में क्या होता है कि बस सिमिलर यही होता है, लास्ट में क्या होता है आपका, लास्ट में क्या होता है, अमोनियम या सल्फेट लग जाता है। ठीक, बस ये डिफरेंस है डिटर्जेंट में। डिटर्जेंट में क्या होता है कि वो अमोनियम सॉल्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये डिटर्जेंट है, और अमोनियम या सल्फेट, और जो आपका सोप होता है वो सोडियम सॉल्ट को डिफाइन करता है। ठीक, उसके बाद में डिस्क्राइब द ब्रीफ क्लीजिंग एक्शन ऑफ द सोप। यार अब क्लीजिंग एक्शन प्रॉपर्टी, इसमें मैं बता दूं आपको एनसीईआरटी का, मैं इसमें नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। भाई एनसीईआरटी में पूरी 5 में टेबल बनी हुई है। एक्चुअली होता क्या है कि 2 एंड होते हैं, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। ठीक है, तो जो भी डर्ट होती है वो क्या होता है कि हाइड्रोफोबिक एंड की ओर क्या होती है, इंट्रैक्ट होती है, और जब आप उसको वाटर में डिप करते हो तो वो डर्ट क्या होती है, वहीं पे रह जाती है। आपका जो कपड़ा होता है क्या होता है, क्लीन हो जाता है पूरा। इसे हम मिसल फॉर्मेशन कहते हैं, एक क्लस्टर बनता है 100 मॉलिक्यूल्स का, उसे हम मिसल फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा भी अच्छे से। बाकी आपको यहाँ पे थोड़ा सा दे रखा है, ठीक है, आप देख सकते हो, क्लीजिंग एक्शन ऑफ द सोप, वन पार्ट ऑफ द सोप मॉलिक्यूल आयनिक होता है, डिसॉल्व एंड वाटर द अदर पार्ट ऑफ नॉन आयनिक। जैसे हम लोग देखो
आयनिक हाइड्रोफिलिक कहते हैं और नॉन आयनिक को हाइड्रोफोबिक कहते हैं। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हीटिंग और फिलिक मतलब फिलिक मतलब क्या होता है आपका क्या होता है फिलिक मतलब होता है आपका वाटर लविंग। ठीक है, तो यहाँ से आपका मिसल फॉर्मेशन को बनाता है और वहां से जो बताया मैंने आपको कि जो डर्ट वाला पार्ट होता है वो आपका हाइड्रोफोबिक एंड के पास जाता है, बाद में चिपकता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आप उसको वॉश करते हो, ठीक है, वहां से कपड़ा क्या होता है, क्लीन हो जाता है, जो डर्ट होती है वहीं रह जाती है, उसे हम क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मिसल कहते हैं। ठीक, अगला वाइट सोप फ्रॉम लेदर इन हार्ड वाटर। तो सिंपल सी बात है, ऑन द राइजिंग ऑफ द वाटर सोप वॉश लिफ्टिंग द ऑयल डर्ट पार्टिकल विद द सोप डज नॉट फॉर्म्स द हार्ड, ठीक है, बिकॉज फॉर्म्स इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। भाई साबुन से तुम करोगे तो इनसॉल्युबल फॉर्म बन जाएगा और डिटर्जेंट जो होगा वो आपका नहीं बनता। ठीक है, इस वजह से सोप जो होता है वो आपका जो लेदर होता है, मींस आपका जो झाग होता है वो आपका फॉर्म नहीं कर पाता उतना अच्छा जितना डिटर्जेंट कर पाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। ठीक है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड वाइडली यूज्ड इन प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, ठीक है, हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C2H4O2। यार ये क्वेश्चन तो कितनी बार कर चुके हैं। ठीक है, कौन सा है, CH3COOH, वेरी गुड। उसके बाद में क्या रिएक्ट विद एथेनॉल, अगर मैं इसको एथेनॉल के साथ रिएक्शन करूंगा तो भैया एसिड बेस की रिएक्शन होगी, यहां से H जाएगा यहां से OH जाएगा और एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड लिक्विड बनेगा जिसे हम लोग इथाइल एथेनोएट कहते हो ना, CH3COO C2H5, इसे हम लोग इथाइल एथेनोएट या इथाइल एसीटेट या एस्टर भी कहते हैं, इसे हम लोग एस्टर भी कहते हैं गाइस। क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। ठीक है, तो एस्टर आपका होता है, तो यहाँ पे आपके सामने इक्वेशन दे रखी है A से B, ये आपका A ये आपका B बना कंपाउंड आपका यहाँ पे। अच्छा, कह रहा है कि यहाँ पे हाउ कैन बी कंपाउंड A बैक फ्रॉम टू B, नेम द प्रोसेस एंड विद करस्पॉन्डिंग केमिकल इक्वेशन। या सिंपल सी बात है, ये जो कंपाउंड है कौन सा, CH3COO C2H5, ठीक है, जब इसको आप क्या करते हो, अल्कली से रिएक्शन कराते हो NaOH से, तो वापस से क्या होता है आपका CH3COO Na प्लस क्या बन जाएगा, C2H5OH बन जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग सपोनिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सपोनिफिकेशन। जब एथेनॉल एथेनोइक एसिड से रिएक्शन करता है तो वो एस्टरिफिकेशन होता है, और जब आपका ईस्टर रिएक्शन करता है अल्कली बेस से तो वह क्या होता है, सपोनिफिकेशन होता है। ठीक, अगला प्रोसेस, विच गैस प्रोड्यूस व्हेन द कंपाउंड ए रिएक्ट विद द वॉशिंग सोडा। अरे यार ये बताओ, CH3COH को अगर तुम किससे रिएक्शन कराओगे, वॉशिंग सोडा यानी Na2CO3 से, अरे भैया एसिड और बेस बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। कौन सी गैस निकलेगी सॉल्ट एंड वाटर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड। H2 मत निकाल देना, बहुत लोग H2 निकाल देते, नहीं वो सोडियम होता तब होता, यहाँ पे Na2CO3 दे रखा है ना, वॉशिंग सोडा दे रखा है, तो ध्यान रखना यहाँ पे बनेगा सॉल्ट आपका वही CH3COONA, ठीक है, प्लस यहाँ पे आपके सामने क्या आ जाएगा, H2O आ जाएगा और प्लस कौन सी गैस आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसकी बार प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से ये इक्वेशन की। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिफरेंशिएट बिटवीन आपका सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। देखो सैचुरेटेड सिंपल सी बात है, सिंगल बॉन्ड कंसिस्ट होता है जिसे हम एल्केन कहते हैं, और अनसैचुरेशन जो होता है वो आपका डबल या ट्रिपल होता है। सैचुरेशन जो होता है वो ब्लू फ्लेम के साथ क्या होता है, जलता है, जबकि जो आपका अनसैचुरेशन होता है वो आपका येलो विद ब्लैक शुटी फ्लेम स्मोक के साथ क्या होता है, आपका बर्न करता है। ठीक है, ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन, सेट द रोल ऑफ अल्कलाइन KMnO4। अगर KMnO4 को मैंने या एसिडिफाइड K2Cl2 को मैंने एथेनॉल में ऐड किया है तो, या सिंपल सी बात है, कौन सी प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन। C2H5OH को अगर आपने KMnO4 से पास किया, जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा आपका, यहां पे बनेगा CH3COOH। ठीक है, इसे हम कहते हैं, या KMnO4 जो है, या फिर आपने कहा K2Cl2, अगर आप इन दोनों में से किसी को भी लेते हो तो ये एथेनॉल को ऑक्सीडाइज करके एसिडिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, क्योंकि अल्कलाइन KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी कि जो ऑक्सीजन दे सकता है, ये ऑक्सीजन देगा और क्या करेगा, यहाँ पे आपका एसिडिक एसिड को कन्वर्ट कर देगा। अगला है, व्हाट हैपन व्हेन हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एडेड टू द अनसैचुरेशन कार्बन कंपाउंड। या सिंपल सी बात है, उन्होंने कहा मान लो तुम्हारे पास C2H4 है, तुमने H2 के साथ रिएक्शन कराया, तो एक कैटलिस्ट ले लो निकल, फटाफट क्या बनेगा आपका, यहां बन जाएगा CH3 एंड CH3, यानी कि एथेन से मतलब आपका एथीन से एथेन बन जाएगा। ठीक है, एथीन से एथेन बन जाएगा, एथीन से एथीन बन जाएगा, CH3
एंड CH3, ठीक है। निकेल या फिर आप प्लैटिनम या फिर आप पैलेडियम भी ले सकते हो, ठीक है। तो जो भी आप लेना चाहो कैटलिस्ट, हाँ टेम्परेचर जो होगा वो आपका 200 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा मैक्सिमम, मैक्सिमम बता रहा हूँ उससे मत, ठीक है। इसे हम लोग हाइड्रोजनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजनेशन। जब आप अनसैचुरेशन में कोई हाइड्रोजन को या किसी कंपाउंड को या किसी मॉलिक्यूल को जोड़ते हो, जैसे हाइड्रोजन को जोड़ो या क्लोरीन को जोड़ो, तो वहां पे क्या होता है, वो एडिशन करता है। इसे हम एडिशन रिएक्शन का पार्ट कहते हैं, ठीक है। और ये हमारी कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन। इसे हम कौन सा कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन कहेंगे, जहां पे एथेनॉल किस में कन्वर्ट हो रहा है? एसिटिक एसिड में हो रहा है, ठीक है। और आपका जो एथीन है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? आपका एथेन में, इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन निकेल प्लेटिनम कैटलिस्ट, ठीक है। तो गाइस ये थे वो टॉप 20 क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि पूछ सकता है इस बार के एग्जामिनेशन में, इनके आने के चांसेस प्रोबेबली ज्यादा है, ठीक है। बाकी गाइस आपको अगली वीडियो में इसके कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं आपको यही बोलूंगा कि पढ़ते रहो, अच्छे से तैयारी करते रहो, ठीक है। और शेड आपके लिए हमेशा ये सब चीजें लाता रहेगा। एंड वंस मोर थिंग, लास्ट में जाते हुए बोलूंगा, wish you all the best for your board examination and thank you so much for today's joining class, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।